ओके, तो अब हमने जहां से स्टार्ट करना था, हमने पढ़ा कि प्लैंक्स ने ये बात प्रूफ की कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मूव नहीं करती। रदरफोर्ड के मुताबिक जो एनर्जी थी वो कॉन्टिन्यूअस थी। ये आपका प्रोटॉन था, यानी न्यूक्लियस था, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स यूं घूम रहे थे। इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया और नया मॉडल जो प्रपोज किया वो किया बोहर ने। और बोहर ने पहली बार क्वांटाइज्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। आप में से किसी ने वो दौर देखा है जिस दौर में किस्टें चला करती थी? किसी ने ऐसी ऐसी कोई चीज देखी हो? हाँ जी, वो सर वीसीआर पे जो है जी, वीसीआर वाली। वो, वो आपने देखा होगा। हाँ, ब्लैक ब्लैक सी वायर होती थी सर उसके अंदर, ऐसे कैसेट के अंदर। वो आपने कैसेट गाने सुनने वाली भी देखी होगी। उसकी एक हाँ जी, साइड पे रेडियो। वो पांच, हाँ जी, उसकी एक साइड पे पांच शाका गाने। मूवी में सर, वो हम वो जो है ना, वो बड़ी मशहूर हुई थी, तो हम वीसीआर पे अच्छा, वो कैसेट लगा के देखते थे गांव में। ठीक ठीक ठीक। आपने देखा होगा वो ऐसे गाने होते थे किस्टों के अंदर, एक दो तीन चार पांच। मिसाल के तौर पे पहला गाना है तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, और सातवां गाना है उड़ी बाबा उड़ी बाबा। अब आपने पहले गाने से सातवें गाने पे जाना है, कैसे जाएंगे? बारी बारी से। सर उसको ना वो रोल करते थे। जी, उसको रोल करते थे पेंसिल के साथ, कई बार उंगलियों के साथ, और ऐसे जतन करने के बाद हम लोग पहुंचते थे। ऐसे ही होता था ना? जी सर। अच्छा, यस। ये दौर था थोड़ा सा आपका, मतलब मेरा, मैं उस वक्त था 12 साल का, 13 साल का। आप उस वक्त 7 6 5 साल के होंगे। तो उसके बाद जो दौर आया, फिर आया। सर तब तो ये हमारे पेरेंट्स की शादी पे गाने चले होंगे। हम्म, यार उस दौर में बस ऐसे ही चलते थे। फिर आया माउस वाला दौर, कंप्यूटर सिस्टम में। पहला गाना क्लिक, दूसरा गाना क्लिक, चौथा गाना क्लिक, जिस पे आपने जाना है उस पर क्लिक करो, आप उधर पहुंच जाओ। फिर तो दौर ऐसा बदला कि मैं कहता हूँ 2007 के बाद फिर तबाही मच गई। और आप देख लें आज के दौर में, आप निके काके को कहें बेटा ये कैसेट हुआ करती थी, वो कही थी पता नहीं कितने को पुराने हैं चाचू मामू, ये पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हैं। और ये टच स्क्रीन को बहुत पुरानी नहीं है, लाइक दे आर नॉट मोर देन 10 to 12 years ओल्ड। तो बोहर मॉडल की बात करते हैं। बोहर मॉडल ने क्वांटाइज्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। बोहर ने कहा कि रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट है, क्योंकि अगर रदरफोर्ड का मॉडल ठीक हो तो जब एक एटम हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएगा तो उसका स्पेक्ट्रम इस तरह का बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। जबकि एटम से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आता, एटम से आता है लाइन स्पेक्ट्रम। और ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? एनर्जी एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली नहीं चल रही होती। वो मैं भी बताता हूं कैसे। ये मॉडल है बोहर का, जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। असल में थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी इसलिए जरूरी थी कि आप लोगों की कंसेप्ट डेवलपिंग हो सके, क्योंकि पढ़ा तो तकरीबन सबने होता है लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं माइंड में होता कि ये एक्चुअल में है क्या। ऑनेस्टली यस स्पीकिंग, सर। हम भी जब पढ़ते थे तो हमारे जहन में भी ऐसा सच नहीं था। वो तो फिर बाद में जब हम पढ़ाना शुरू किया और हमने उसको इस अंदाज में पढ़ना शुरू किया कि हो क्या रहा है एक्चुअली, तो फिर जाके समझ आती है। और एक्चुअल में समझ आई थी, मतलब मैं अपनी जाती बात करूँ तो मुझे जब मैंने मास्टर्स को पढ़ाया मुझे तब समझ आई है कि एक्चुअली ये चीजें क्या हैं। चाहे मास्टर्स के स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आई होगी, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि ये चीजें क्या है। अच्छा, फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ मौजूद। वो इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से अगर पहले ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। लूज करेगा।
अच्छा, जब वो एनर्जी लूज करेगा तो मैं उस एनर्जी को यूं बना देता हूँ, यहां से यहां तक की एनर्जी है ना, यानी आप ये समझ लें उसकी जो एनर्जी की बैंड विड्थ होगी वो यहां से लेकर कुछ यहां तक होनी चाहिए, यस सर। और उसकी कुछ वेवलेंथ भी इस तरह से होनी चाहिए। फिर कल मैं वेवलेंथ और इन चीजों के बारे में आपको बता चुका हूं जी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर मैं ये करता हूं तो मुझे बताएं, अगर यही इलेक्ट्रॉन पांचवें से चौथे में आ रहा हो तो क्या अब एनर्जी वही होगी, दूसरे में आ रहा हो सॉरी चौथे से, तो क्या अब भी नो एनर्जी वही हो? सर। इसका नो नहीं। मतलब सर, अगर अब मैं एनर्जी की बैंडविड्थ को देखूं तो तो मेरे, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी सर। शाबाश, मेरे पास वेवलेंथ आप छोटी बड़ी छोड़े आपके चेंज हो जाएगी। हम्म, अच्छा, ये वेवलेंथ चेंज हो गई। अच्छा, अगर मैं कहूं कि वो तो भाई चौथे से तीसरे में आ रहा था तो एनर्जी तो फिर और चेंज होगी, जी। वेवलेंथ फिर चेंज होगी ना ये। यस सर। इसका मतलब जब ये तीनों लाइंस निकलेंगी तो आपके पास एक लाइन यूं निकलेगी, दूसरी लाइन आपके पास यूं निकल सकती है, अलग अलग से, इनकी बाउंड्रीज आपस में मर्ज नहीं होंगी, इधर बाउंड्रीज मर्ज हुई हैं, इधर बाउंड्रीज मर्ज नहीं होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास तीन किस्म के आ रहे हैं। अगर हम यहीं से थोड़ा सा चलें आपके, मैं भी आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ इंटरनेट पे, आपको उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। किधर गया? जी, जी बताइएगा जब स्क्रीन नजर आना शुरू हो आपको। जी, ये आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल। जी सर। ये देखिए, हम्म, क्या कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपको सारी बाउंड्रीज मर्ज हुई नजर आ रही हैं? यस सर। आप बता सकते हैं ब्लू कहाँ पे एंड हो रहा है और ग्रीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नो। एग्जैक्ट, नो सर। ये है नो सर। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर रदरफोर्ड का मॉडल ठीक होता तो हमारे पास स्पेक्ट्रम किस तरह का आता? इस तरह का आता। कंटिन्यूस। ये है लाइन स्पेक्ट्रम। आप देख रहे हैं ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सारी। अभी हम इसकी तरफ वापस भी आएंगे, मैं आपको ना ये भेज भी देता हूँ एज अ रेफरेंस, ताकि ना आप लोगों को याद रह जाए कि हमने कॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था। बस ये मैं इसको ना स्लिप करके भेजता हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आ गया और ये वाला हम यहाँ थे। ठीक है, आपको कॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, आज लेक्चर थोड़ा सा हमारा लंबा जाने वाला है, इसलिए जरा मतलब परेशान ना होइएगा। अच्छा जी, ये लाइन स्पेक्ट्रम था। बोहर के मुताबिक ऑर्बिट्स यूं थे, और फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि आयना पत्थर पे जा गिरा और फिर बोहर ने अपना मॉडल प्रपोज किया। बोहर कहीं पे अपनी वाइफ से लड़ झगड़ के बैठा होगा बेचारा, उसने कहा होगा भाई मैं कुछ नहीं करना, मैं जाके अपने डेरिवेशंस करता हूँ। बोहर ने हाइड्रोजन का मॉडल प्रपोज किया, और ये हाइड्रोजन का मॉडल क्या था? बोहर ने जो हाइड्रोजन का मॉडल प्रपोज किया उसमें बोहर ने कुछ कंसिडरेशंस की। सबसे पहले आपने, क्योंकि आपके सिलेबस में डेरिवेशंस एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ड्राइव थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं, इंटर लेवल तक का डेरिवेशन है लेकिन करेंगे जरूर। ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस और ये आ गया इलेक्ट्रॉन।
बोहर ने एज्यूम किया कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये एज्यूम किया था बोहर ने। तो बोहर के Yes. मुताबिक जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस लगेंगी। जल्दी से बताएं वो फोर्सेस कौन सी होंगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, Sugar. सेंट्रीफ्यूगल Sugar. फोर्स, एक्सीलेंट। इसको अंदर की तरफ जो फोर्स खींच रही है वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल। Peter. ये है, ये यहां से कॉन्सेप्ट टूटा ना फिर आके। सर सेंट्रीफ्यूगल है सर इसको उसकी, सेंट्री प्यारे बहन जो उसको भैया, सर्कल में मूव करवाएगी। ओ अल्लाह के वो बंदो हाँ, मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अल्लाह के बंदो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान। बात समझ आई? यस सर। जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जो इसको बाहर खींच रही, देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन डम करके इसमें गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तो वही मॉडल ठीक हो गया, प्लम पुडिंग वाला के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अंदर खींच रही है, जबकि इसको बाहर खींचने वाली जो फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ आई? Yes, sir. अब अगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अंदर गिर जाएगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन उसके टेंजेंट के रॉन्ग मूव कर जाएगा। और अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी तो क्या होगा? तो मूव इलेक्ट्रॉन करता रहेगा। मूव करता रहेगा, दैट्स रिवॉल्व द करता रहेगा assumption। शाबाश। ऑर्बिट में। तो जब ये assumption की तो अगली कहानी बड़ी सिंपल थी। अगली कहानी ये आ गई कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इधर से हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब हमने दोनों फोर्सेस को आपस में चलाया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव ओवर आर स्क्वायर। अब ये क्यू पॉजिटिव क्या है और क्यू नेगेटिव क्या है? चार्जेस है सर। शाबाश। पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर मैं इसमें z का एडिशन कर दूं तो z क्या होता है? सर दोनों का है, प्रोटॉन नंबर। अगर प्रोटॉन नंबर। अगर प्रोटॉन, बिल्कुल, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन होगा तो Z1 होगा, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक। अगर आपके पास हीलियम होगा तो Z2 हो जाएगा, प्रोटॉन भी दो इलेक्ट्रॉन भी दो। बात समझ आई? जी सर। अच्छा जी, ले जी, ये उसने निकाल ली, क्योंकि यहाँ Z1 है तो हम Z को ज्यादा नहीं लिखते। अच्छा जल्दी से बताएं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv mv, स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और मुझे कोई बच्चा आप में से बता सकता है कि ये किस तरह मूव कर रहा है? क्या ये इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में मूव करता है तो इसकी मूवमेंट को या इसके मोमेंटम को क्या कहते हैं? mv क्या कहते हैं? सर MVR इज इक्वल टू NH ओवर आई थिंक ये है 2 एंगुलर पाई मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम MVR। यस, वो सर्कल में हो रहा जी, ये किसके बराबर है? MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। यहां तक तीन बातें क्लियर, है। समझ आ गई? चलें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तभी तो वो घूम रहे हैं। तो Yes, sir. इस मॉडल को आप समझते हैं जरा थोड़ा सा ज्यादा डीपली। मैंने जरा इस मॉडल का तो बस कर लूं। ऐसे ही ठीक है।
चले, तो अब चलते हैं इस मॉडल की तरफ। मैं जरा इसको लिमिटाइज कर लूं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, या अकॉर्डिंग टू बोहर कर लेते हैं, बोहर स्टेटमेंट, centrifugal force must be equal to electrostatic force। तो जब ये बराबर होंगी तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mv² r, ये बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। ये r इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, r², इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा r² डिवाइडेड बाय r, और ये mv² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव है। इसको अगर आप थोड़ा सा समझे ना तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, जरा देखना, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, Q पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होगा Q नेगेटिव से तो हम कह सकते हैं Q प्लस माइनस होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस क्यों है, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू ये नेगेटिव सर है, और किसी भी चीज का स्क्वायर हो, प्रोडक्ट किसी भी चीज का स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव वैल्यू भी Q² में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसको E² भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, चार्ज के रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आ गया 1/4πε0, यहां पर आ गया Q1 और E²। कई बुक्स में इसको सिंपल E² लिखा हुआ है, कई बुक्स में Z के साथ लिखा हुआ है, फर्क कोई नहीं पड़ता। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये r² इस r से कट गया, r इज इक्वल टू ZE² ओवर 4πε0 m इंटू v²। यहां तक बात समझ आई आपको? जी, यहां तक पॉइंट समझ आया? जी सर आ गई है, जी जी आ गई है अच्छा सर। जी, अब यहां देखें, सारे फैक्टर आपके पास मौजूद हैं। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फाइंड हो चुका था, 4π कांस्टेंट है, ε0 परमिटिविटी है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन स्पेस में घूम रहे हैं, लिक्विड में घूम रहे हैं, शीशे में घूम रहे हैं, उसके मुताबिक ε0 की वैल्यू चेंज होगी। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड हो चुका है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का किसी को आइडिया नहीं है, तो आप यहां से वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू NH ओवर 2πmr, ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी। जब ये वेलोसिटी आ गई तो अब जरा आपके पास रास्ते सीधे हो गए। r इज इक्वल टू CE² डिवाइडेड बाय 4πε0 m, और इसके आगे हमारे पास v² की वैल्यू क्या आ गई, NH ओवर 2πmr होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। जब मैं इस पूरी वैल्यू को आगे डिफाइन जाके लेके चलूंगा ऐसे ही, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, यहां से आगे R इज इक्वल टू
ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और ये जो स्क्वायर है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये 4 इस 4 से कट गया, पाई इस पाई स्क्वायर से कट गया, मैस इस एम स्क्वायर से कट गया, तो आपके पास क्या रह गया, R is equal to ZE square divided by epsilon naught n square h square, and this whole factor is divisible by pi m r square। अब ये चीज डिवाइड में डिवाइड हो रही है, आप जानते हैं जो चीज डिवाइड में डिवाइड हो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, पता ना इस बात का सबको। Yes, sir. तो R किसके बराबर आ गया, जी ई स्क्वायर पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जब आप इसको यहां पर ले आएंगे, ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, हम कहेंगे आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर पाई एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इस आर से कट जाएगा, ये 1/r हो जाएगा, इसको भी उल्टा दूं इसको भी उल्टाना पड़ेगा, तो आर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जे ई स्क्वायर पाई एम। अब आपके पास वेलोसिटी का फैक्टर रिजॉल्व हो चुका है, एन को आप यहां ले जाएं, तो आर यानी रेडियस की जो वैल्यू है विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ई स्क्वायर पाई एम, और ये पूरे का पूरा फैक्टर मल्टीपल होगा एन स्क्वायर का। अब यहां से अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी वो क्या है, ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन बन गई। अगर आप इस फाइनल इक्वेशन को थोड़ा सा तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सारे तो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट इसके, तो आर की वैल्यू जो है इन सारे कांस्टेंट को मिलाया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, ये आती है 0.529 ऑंगस्ट्रॉन, और मैं कल बता चुका हूं ऑंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। ठीक हो गया, ये बात ज़हन में बैठी है आप लोगों के। अब रेडियस की वैल्यू क्या आ रही है, 0.529 ऑंगस्ट्रॉन, ये है जी रेडियस की वैल्यू। अब बात को जरा समझते हैं। अच्छा जी, यहां से आ गई मेरे पास वैल्यू। अब ये बताएं ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, number of shells, नंबर ऑफ शेल्स, और नंबर ऑफ शेल्स को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, Orbit. ओए होए दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ी है यार हमने सारी जिंदगी, थोड़ा इंसाफ करें। Number of. भाईजान प्रिंसिपल क्वांटम Quantum. नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था। अब ये आ गया मेरे पास आर की वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे
पहले रेडियस का वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर ऑंगस्ट्रॉन, तो R1 किसके बराबर आ जाएगा, 0.529। यस सर। उसने कहा जी पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है 0.529। मुझे जल्दी से एक बात बताएं, अगर आपको दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस पता चल जाए और आपको मैथ भी पता हो, डिस्टेंस भी पता हो, तो क्या एनर्जी निकाली जा सकती है फिजिक्स के मुताबिक? याद रखिएगा, आपके पास मैथ्स भी हो, आपके पास डिस्टेंस भी हो, तो आप किसी फैक्टर की एनर्जी निकाल सकते हैं। रदरफोर्ड E ने, is equal to mp. नहीं वो चीज है, वहां आप हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो आप उसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे वेलोसिटी की कि इतने मीटर डिस्टेंस है तो इतने मैस है, ये जब वहां से चलेगा तो इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, और आप वहां से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है जिसने रेडियस निकाल लिया और मैस पहले से फाइंड हुआ है तो उसने क्या निकाल ली, एनर्जी निकाल ली। बोहर ने Yes, sir. रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, दूसरा, अगर R2 हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.529 इंटू 2 स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हुआ, 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4। R3 का मतलब क्या हुआ, 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू 9। तो जल्दी से बताएं, पहले से दूसरा ऑर्बिट कितने गुना दूर होगा, सर 4 टाइम्स। 4 times. और दूसरे से तीसरा 9 Five. 5 5 टाइम्स। 5 times. 9 टाइम्स। 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, कम होता जाएगा सर 3। हाँ, उल्टा कंसेप्ट नहीं पहले करना से सर। दोस्तों। पहले की है निस्बत 2 टाइम्स, पहले दूसरा से, है 3 टाइम्स। दोस्तों पहले से दूसरे ऑर्बिट का डिस्टेंस है 4 गुना, और पहले Yes, से sir. तीसरे का डिस्टेंस है 9 गुना। 9 Yes, guna. sir. पहले से Yes, sir. चौथे का डिस्टेंस कितना है, पहले से चौथे का 16। सर 16 16। टाइम्स। अच्छा, 16. पांचवें का 25. 5। जल्दी से बताएं, 1 से 4 तक आना हो तो डिस्टेंस कितना और डिफरेंस कितना है, 4. 3 का। 3 का। Yes, sir. 4 से 9 में जाना हो तो 5 का। 5. Yes, 9 से sir. 16 में आना हो तो 7 का। 7. 7 का. इधर 9। 9. इसका मतलब पहले से दूसरा करीब है, पहले से तीसरा और दूर है, पहले से चौथा दूर होता जा रहा है। अब जरा आप आ जाएं उस चीज के ऊपर जो मैंने अभी आपको सेंड की थी। जब आप उस चीज पे आ जाएंगे तो आपको एक बड़ी मजेदार चीज नजर आने वाली है। जी दोस्तों, अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी, ये देखें, जरा इसको समझना आपने। ये ग्राफ है आपके पास, जी। ठहरे मैं ना स्पेक्ट्रम निकालता हूँ, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत तस्वीरें जी। यहां पर ये देखें, यानी उसको बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। हाइड्रोजन एमिशन, ये रियल स्पेक्ट्रम है। मुझे ये बताएं जरा सोच के, पहले से दूसरे का डिस्टेंस कम है, पहले से तीसरे का डिस्टेंस ज्यादा है, पहले Yes, से sir. चौथे का डिस्टेंस और ज्यादा है। इसका मतलब जब मैं कभी लाइन स्पेक्ट्रम का जिक्र करूंगा तो शुरू में जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता लाइंस एक दूसरे से
दूर 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 हो जाती जाएंगी। इसका मतलब ये क्यों जाती हैं? क्योंकि रेडियस का किस चीज में चेंज होता है? स्केयर की फॉर्म में चेंज होता है। ये बड़ा मशहूर ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा कि वो क्यों दूर जाता है। शुरू में करीब होती है, बाद में दूर जाती है। देखो ना, मैं यहाँ पर बोहर मॉडल लिखता हूँ। बोहर मॉडल, ये हाइड्रोजन एटम, ये देखें जरा, शुरू वाले ऑर्बिट करीब होंगे, बाद वाले ऑर्बिट दूर होते चले जाएंगे। मुझे ना इसकी एक पिक्चर यहाँ पे कोई होनी चाहिए। ये देखें, शुरू वाले करीब है और आहिस्ता आहिस्ता वो दूर जाते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप? तो जब वो दूर जाते जा रहे हैं तो इनका मकसद क्या है दूर जाने का? कि आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उन सब में डिफरेंस आ रहा है। ये है बोहर मॉडल। तो बोहर ने ये मॉडल प्रपोज किया। आज की मॉडर्न मशीन एग्जैक्टली बताती है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम दूर है। ये उसका एटॉमिक रेडियस है। बोहर ने बैठे बैठे पेज के ऊपर निकाल दिया, एंड दैट्स व्हाई उसको नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ। ही वाज नोबेल लॉरिएट। इस चीज की वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा जी, जी ये बात कोई थोड़ी सी जेहन में बैठी? यस सर। अच्छा, अगर ये बात जेहन में बैठ गई है तो अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे ताकि हमें बोहर मॉडल से अगला काम करना है। मैंने कल आपको समझाया था कि हाइजेनबर्ग ने किस तरह से बोहर के इस मॉडल को थोड़ा सा रिजेक्ट किया था, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को देखा ही नहीं है तो आप उसका कोई एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए, तो ये हमारे पास आ गया बोहर मॉडल। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, यस। अगर ये क्लियर है तो यहाँ से चलते हैं आपके अगले टॉपिक पे। बोहर मॉडल के बाद आपने जो चीज पढ़नी है वो है वेव पार्टिकल नेचर, डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। ये मैं अभी जिक्र कर रहा था, हमारे किसी भाई ने भी जिक्र किया था कि आइंस्टाइन का एक थीसिस था। असल में वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, और इस हाइपोथेसिस में डी ब्रॉगले ने क्या बात की थी? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल बहुत छोटा होता है वो स्ट्रेट नहीं चलता, वो ऐसे जाके हिट नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर ना इससे पहले मैं आपको दो नेचर समझाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से मैं नया मीटिंग का लिंक भेजता हूँ आपको। इसको मैं एंड करता हूँ और नया लिंक भेजता हूँ, आप काइंडली उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, मैं लिंक नया भेज रहा हूँ, आप पहले उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस तरह ना वो हमारी वो रिदम टूट जाएगा इसका। तो जस्ट मैं आपको भेज रहा हूँ, 2 मिनट वेट कीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग जरा साथ सेव हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं भेजता हूँ। और अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मुझे याद करवा दीजिएगा रिकॉर्डिंग का।